Hello everyone, myself Abhishek Kumar Yadav. Before we dive into the topic, I have like to express my gratitude to each of you for tuning in. Your supports and help this channel grow and reach more learners. And I am thankful for the opportunity to share this knowledge with you. Let's get started to the topic, that is the human digestion सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। तो जैसे कि मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है और मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने ये ट्राई किया कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक अच्छे से समझें, उसके प्रोसेस को, उसके केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल प्रोसेस को अच्छे से समझें। और मैंने ट्राई किया कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया जाए, बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ बनाया जाए। फॉर द रीजन ये वीडियो ज़्यादा लंबे हो गए थे, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखने का डिसाइड किया। तो हमने पहला पार्ट पढ़ चुका है, अब आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, दैट इज द डाइजेशन इन ह्यूमन पार्ट 2 इन डिटेल बाय और विथ अभिषेक कुमार यादव। नाउ बिफोर वी गो आवर द नेक्स्ट टॉपिक, आई वांट टू से दैट कि लाइफ इज गुड विथ एजुकेशन। हम लोग पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। तो अभी तक हमने देख चुके थे, अभी तक हम ये देख चुके हैं कि हमारे फूड माउथ से सलाइवा कंज्यूम करके सलाइवा में कुछ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करके वो ईसोफेगस के हेल्प से पहुंचती है स्टमक तक। और अब हम देखेंगे कि स्टमक में क्या होते हैं, फूड के कैसे रिएक्शन होते हैं, क्या बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, किस एंजाइम से कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट होते हैं। नाउ गेट स्टार्ट। द स्टोमच इज अ मस्कुलर, जैसे कह रहा है कि जो हमारा स्टोमच होता है वह बोनलेस होता है, मस्कुलर होता है। कैसा होता है? बोनलेस, यानी हमारे स्टोमच में, हमारे पेट में कोई कहीं भी बोन्स नजर नहीं आते, कहीं भी बोन्स नजर नहीं आते। और ये जे शेप में होता है, देखिए ये जे शेप में नजर आता है। और इन द डाइजेस्टिव सिस्टम लोकेट बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये जो हमको एक पाइप दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ईसोफेगस, जो हमारे ब्यूका केविटी यानी हमारे माउथ से आती है। और इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड होता है। तो दैट्स लाइन वर्ड गोना से दैट कि हमारा जो स्टमक होता है, जो जे शेप मस्कुलर बॉडी होता है, वो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। इट इज अ प्ले क्रूशियल रोल इन डाइजेशन बाय केमिकली एंड मैकेनिकली। कह रहा है कि हमारा जो स्टमक है वो दोनों रोल प्ले करता है फूड डाइजेशन में। एक तो होता है केमिकली, दूसरा होता है मैकेनिकली। मैकेनिकली इज दैट प्रोसेस इन विच द नो यूज ऑफ केमिकल, यानी हम किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं करते हैं, हम लोग मैकेनिकली उसको डाइजेस्ट करते हैं। एंड ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म कॉल्ड chyme. Now it's interesting to pronunciate, that is the chyme. हम इसे क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? chyme, सॉरी, दिस इज द chyme। इसे हम लोग किस यूज में प्रोनाउंसिएट करते हैं? chyme कह के। तो कह रहा है कि हमारा जो स्टमक होता है, हमारे जो फूड ब्यूकल कैविटीज आए होते हैं, उनको एक सेमी लिक्विड यानी लगभग लिक्विड के रूप में, यानी जेल लाइक, यानी जेल से भी ज़्यादा लिक्विड कर देता है, उस फॉर्म यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? chyme, जिसे हम लोग कहते हैं chyme। तो कह रहा है कि हमारा स्टमक एक मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है, जो डाइजेस्ट करता है, हमारे फूड को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। जब स्टमक से हमारा फूड निकलता है उसे हम लोग कहते हैं chyme, क्योंकि स्टमक उसने उसे सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है बाई मैकेनिकली और केमिकली डाइजेशन। नाउ वी गो ऑन अ थर्ड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड, जो है कार्डिया। जिससे अब हम लोग अपने पार्ट ऑफ स्टमच, यानी हम अपने स्टमच के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन स्टमच ही पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट होता है कार्डिया। ठीक है, कार्डिया क्या होता है अब उसको देखते हैं, क्या उसके रोल होते हैं उसे समझते हैं और आगे चलेंगे। ठीक है,
द कार्डिया इज द अपर पार्ट ऑफ स्टमच वेयर द इसोफोगस कनेक्ट टू द स्टमच। कह रहा है कि जो कार्डिया होता है वो हमारे पेट के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, अपर पार्ट होता है। जो इसोफोगस ये हमारा क्या है, इसोफोगस है। इसोफोगस किससे कनेक्ट करता है, हमारे स्टमच से कनेक्ट करता है। यानी कार्डिया क्या होता है, स्टमच के सबसे अपर पार्ट ऑफ स्टमच होता है। यानी कार्डिया स्टमच के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है और ये क्या हेल्प करता है, इसोफोगस को कनेक्ट करता है स्टमच से। यानी कार्डिया क्या करता है, इसोफोगस को और स्टमच को कनेक्ट करता है। ये भी कह सकते हैं पेट को इसोफोगस से डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग करता है। इट इज द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड प्रोटेक्टिंग द इसोफोगस फ्रॉम द स्टमच एसिड। कह रहा है कि जो कार्डिया होता है वो क्या करता है, हमारे पेट में बहुत सारे एसिड होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्टमच एसिड या गैस्ट्रिक जूस। हमारे पेट में बहुत सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एसिड। तो हमारा कार्डिया क्या करता है, इसोफोगस को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो इरिटेट ना हो जाए हमारे एसिड से। मान लीजिए अगर हमारे पेट में एसिड है और ये पेट के एसिड इसोफोगस में जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, इरिटेशन होगा, जलन पैदा होगा। तो कार्डिया क्या करता है, इसे प्रिवेंट करता है, जाने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है इसोफोगस तक कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो, यानी गैस एसिडिक इरिटेशन ना हो। एंड नाउ द क्वेश्चन ये होता है कि जब स्टमच में ही एसिड है, हमारा स्टमच में जो एसिड होता है उसे हम लोग कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारा स्टमच में ही एसिड है तो स्टमच को क्यों नहीं हार्म करता है। अरे हमारे पेट में अगर एसिड है तो हमारे पेट को हार्म क्यों नहीं करता है। अगर वही HCl पेट को हार्म नहीं कर रहा है, नहीं पेट को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे इसोफोगस को हार्म पहुंचा रहा है, क्यों। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पेट में होते हैं, हमारे स्टमच में होते हैं HCl और HCl होता है H+Cl- के फॉर्म में, H+Cl-। अब क्या होता है, एक रिएक्शन हो जाती है कि हमारे स्टमच में जब HCl रिलीज होता है उसके साथ साथ रिलीज होते हैं बायोकार्बोनेट, उसके साथ साथ रिलीज होता है बायोकार्बोनेट। अब देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखते हैं हमारा HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो H+Cl के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Cl- के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा H+ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के H+ जो आयन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बायोकार्बोनेट से, जो हमारा होता है CO3-। अब ये बायोकार्बोनेट क्या करते हैं, बायोकार्बोनेट H+ आयन से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का केमिकल रूप होता है C2O3। यानी कि जो हमारे पेट में HCl मौजूद होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो होते हैं H+ और Cl- के फॉर्म में। तो हमारे पेट में जैसे HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो हमारे पेट में मौजूद होते हैं बाइकार्बोनेट जो क्या करते हैं HCl के H+ आयन से रिएक्ट करके बनाते हैं H2CO3 जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड के साथ क्या होता है, देखिए यहां तक समझ आया। जो हमारे HCl होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो H+Cl- में होते हैं और H+ रिएक्ट करता है बायोकार्बोनेट से, प्रोड्यूस क्या करता है, कार्बोनिक एसिड। अब जो हमारे बचे हुए कार्बोनिक एसिड होते हैं, यानी कार्बोनिक एसिड के साथ फिर से रिएक्शन होता है और क्या होता है, कार्बोनिक एसिड हमारे चेंज किस में होते हैं, देखिए H2CO3 change to water and carbon dioxide, two hydrogen and CO2, 1 CO2 और 3 ऑक्सीजन, करेक्ट है। अब देखिए जो हमारा है कार्बोनिक एसिड वह प्रोडक्ट क्या फर्दर प्रोडक्ट चेंज करता है, बनता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बोनिक एसिड हमारे फिर से एक वाटर रिलीज करता है और एक गैस बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमारे स्टमच में क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं हमारे बॉडी में, स्टमच के बॉडी में जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं उसके साथ साथ हमारे स्टमच में आता है बायोकार्बोनेट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को चेंज कर देता है कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड फिर डिवाइड होकर बना देते हैं वाटर एंड CO2।
दैट्स वाई इसलिए कहा जाता है कि हमें पेप्सी कोका कोला नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, और जितने ज़्यादा कार्बोनिक एसिड होंगे हमारे स्टमक में, उतने ज़्यादा क्या बनेगा, CO2, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। अभी देखते हैं कि हम लोग नॉर्मल फूड ही कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या बन रहा है, हमारे स्टमक में क्या बन रहा है, CO2। और जब हम कार्बोनिक एसिड को ही कंज्यूम करेंगे, जब कार्बोनिक एसिड को ही कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा CO2 बनेगा, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल। तो बस यही रीजन है कि हमारे जो स्टमच होता है, जो हम लोग का स्टमच होता है, हम लोग का बॉडी में जो स्टमच होता है, पेट होता है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इरिटेशन या जलन नहीं होता है। ना ही वाटर में ऐसी कैपेसिटी है कि हमारे पेट में इरिटेशन प्रोड्यूस कर सके, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब यही HCl हमारे इसोफोगस में चला जाता है, इसोफोगस में ऐसा काइंड ऑफ बायोकार्बोनेट नहीं प्रेजेंट होते हैं जो प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं कि उसमें इरिटेशन या जलन ना हो, ठीक है। तो मेन रीजन यही होता है कि ये प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर लेता है बायोकार्बोनेट से और बना देता है वाटर। बायोकार्बोनेट से रिएक्ट करके बनता है कार्बोनिक एसिड, फिर उसके बाद हमारा बनता है वाटर एंड CO2। द कार्डिया अलाउ फूड एंड लिक्विड पास फ्रॉम इसोफोगस इनटू स्टमच। अब ये क्या करता है कि जो भी हमारा ब्यूकल कैविटी से फूड आते हैं उनको पास कराता है स्टमच, यानी कार्डिया क्या करता है, जितने भी हमारे ब्यूकल कैविटी से फूड आते हैं उनको पास कराता है हमारे स्टमच में, और वो पहले पास होके जाते हैं फंड्स, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं, इसमें है फोर्डिस में जाते हैं। हमारा पहला जो फूड आता है स्टमच में, कार्डियल्स में आता है, कार्डियल के बाद सीधे कहाँ जाता है, कार्डियल के बाद फोर्डिस में जाता है, फोर्डिस, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कार्डिया क्या करता है, लिक्विड यानी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको, और कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स होंगे, या कॉम्प्लेक्स होंगे या चाहे सिंपल फॉर्म में होंगे, उनको कहाँ तक भेजेगा, स्टमक तक सेंड करेगा, यानी स्टमक तक भेजेगा, ठीक है। लोकेट एस जंक्शन ऑफ इसोफोगस एंड कार्डिया, द LES is a ring of muscles that prevent stomach acid and contain backflow of food into esophagus। कह रहा है कि जहाँ पे हमारा जंक्शन होता है इसोफोगस और कार्डियक, जहाँ पे हमारा इसोफोगस, देखिए ये हमारा क्या है, इसोफोगस है, और ये हमारा है कार्डिया, और यहाँ इसके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है LES, जिसका फुल नेम होता है लोअर इसोफोगल स्फिंक्टर्स, लोअर इसोफोगस स्फिंक्टर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारा इसोफोगस है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यानी इधर से कोई फूड एंटर आराम से कर सकता है, लेकिन अगर कोई इधर से फूड एंट्री करेगा, यानी लोअर साइड से कोई फूड एंटर करेगा, तो वो पैच टाइटली बंद हो जाएगा। यानी अपर साइड से, यानी अपर टू लोअर फूड ट्रेवल कर सकते हैं, यानी अपर टू लोअर फूड ट्रेवल कर सकते हैं, आसानी से स्लाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोअर टू अपर फूड ट्रेवल करने जाएंगे, हमारा जो पैच होता है वो क्लोज हो जाएगा, हमारा रिंग जो होता है वो क्लोज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एसिड होते हैं वो स्टमक से बाहर नहीं जा सकते, और ना ही जो फूड होते हैं जो स्टमक में आ गए हैं वो बैक फ्लो कर सकते हैं। बैक फ्लो तभी होगा जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस और बहुत हाई फोर्स ऑफ टेंशन हो जाए, जैसे कि हमारा फूड बहुत फोर्सली बाहर जाना चाहे, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे हम लोग को जब वोमिटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा स्टमक में क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसके कारण हमारे फूड क्या होता है, बैक फ्लो होते हैं। ऐसा नॉर्मल कंडीशन में ये प्रिवेंट करता है कि हमारे फूड क्या हो, बैक फ्लो ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, द कार्डिया कंटेन क्लियर टेस्ट सीक्रेट म्यूसिस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस टेस्ट हेल्प इन डाइजेशन। हम लोग म्यूकस क्या होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, म्यूसिन क्या है या म्यूकस क्या है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कह रहा है कि जो कार्डियक कंटेन ग्लैंड होता है, यानी कार्डियक के पास एक ग्लैंड होता है जो सिक्रेट करता है म्यूसिस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस टू हेल्प इन डाइजेशन। और ये दोनों हेल्प किसमें करते हैं, फूड के डाइजेस्ट होने में, फूड के डाइजेस्ट होने में। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में हमारे होते हैं सबसे पहले होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आते हैं इंट्रिस्टिक फैक्टर जो हमारा होता है ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बाद आ जाते हैं इसमें म्यूकस
जो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे दिया है। उसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि पेप्सिन एंड लाइपेस। और पेप्सिन और लाइपेस का क्या रोल होता है आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, नाउ वी आर गोन आउट टॉपिक, देखते हैं हमारे टॉपिक पे क्या हो रहा है। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस, हमारा जो कार्डिया होता है वो क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस, जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंटरफ्रिक फैक्टर, म्यूकस एंड कुछ एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिन और लाइपेस, जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब बात करें अगर इंटरफ्रिस्टिक पार्टिकल या फैक्टर का, तो ये हमारा होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है विटामिन B12 के, यानी जो हम बॉडी में मिनरल्स आते हैं जिसमें एक होता है विटामिन B12, उसको ऑब्जर्व या उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। The mucus secrete in the region helps slide to esophageal lining from stomach as it reduces the risk of irritation and damage। अब देखिए, हमने ये देख लिया है कि बायोकार्बोनेट कैसे हेल्प करते हैं फूड हमारे स्टमच को प्रोटेक्ट करने में। अब हम देखते हैं म्यूसिन कैसे हेल्प करता है। अब म्यूसिन इज ए जेल लाइक स्ट्रक्चर और उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के लाइनिंग पे, हमारे यानी बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और हमको प्रिवेंट करता है ताकि हमारे बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे हमारे स्टमच को डैमेज ना पहुंचे, यानी म्यूसिन भी इसका ध्यान रखता है। हम लोग कह सकते हैं म्यूसिन के अंदर ही पाया जाता है बाइकार्बोनेट, म्यूसिन के अंदर ही पाया जाता है बाइकार्बोनेट। और म्यूसिन ही क्या हेल्प करता है, इरिटेशन और डैमेज को कंट्रोल करने में, यानी कि एसिड है हमारे स्टमच में तो हमारे स्टमच के अंदर भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं, हमारी स्टमच जल सकता है, इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, उससे बचाने में म्यूकस हेल्प करता है। और हमने आगे देख लिया कैसे रिएक्शन आगे जाते हैं और कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। नाउ वी गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। और हमारा नेक्स्ट स्लाइड है तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फोर्डिस के बारे में। हमने कार्डियक खत्म कर दिया, हम लोग अब क्या देखेंगे, फोर्डिस। The फोर्डिस इज द अपर डोमेन शेप। अब डोमेन मतलब होता है गुंबद, डोमेन मतलब क्या होता है, गुंबद, जैसे मस्जिद के ऊपर बढ़ना रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुंबद। द फोर्डिस यानी ऊपर पार्ट ऑफ स्टमच किस शेप में होता है, गुंबद के शेप में होता है, जैसे मस्जिद होता है ना गुंबद का शेप, ऐसे शेप में होता है। अब द स्टमच लोकेट अपर द बॉडी एंड द लेप ऑफ कार्डिया। कह रहा है कि बॉडी यानी स्टमच का जो हमारा बॉडी डिवीजन होता है उसके ऊपर पाया जाता है और लेफ्ट साइड में होता है, कार्डिया के लेफ्ट साइड में होता है, हम लोग क्या कहते हैं, फोर्डिस कहते हैं। इट इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बोथ इन डाइजेशन एंड स्टोरेज। कह रहा है कि ये रोल प्ले करता है, एक तो फूड को डाइजेस्ट करता है, दूसरा फूड को स्टोर करता है, यानी कुछ समय के लिए जो हमारा फूड स्टोर होता है वो कहाँ होता है, फोर्डिस में होता है। यानी हम लोग ब्यूकल कैविटी से पूरा च्यूइंग कर चुके हैं, हमने फूड को निगल गया, फूड को स्वेलिंग कर लिया है, तो फूड जाकर कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर होता है फोर्डिस के अंदर, यानी पूरे पेट में नहीं इकट्ठा होता है, वो केवल एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर कलेक्ट होता है, हम लोग क्या कहते हैं, फोर्डिस कहते हैं। यानी फूड को स्टोर कौन करता है, हमारे स्टमच में जो स्टोर करता है उसका नाम है फोर्डिस, ठीक है। द फोर्डिस टेम्परली स्टोर indigestion food and help regulate the release of food into the body of stomach। और कह रहा है कि फोर्डिस क्या करता है, हमारे फूड को टेम्पररी कुछ समय के लिए स्टोर करता है और धीरे धीरे वो रिलीज करता है फूड को किसके अंदर, स्टमच के बॉडी पार्ट में। यानी फूड कार्डिया के साथ हेल्प से अंदर आते हैं इसोफेगस से होकर, फिर वो कनेक्ट क्या होता है देखते हैं एक बार। फूड आता है हमारे कार्डिया से, यानी इसोफेगस से कार्डिया के हेल्प से हमारे स्टमक में एंटर करता है, उसके बाद वो रिजर्व हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है फोर्डिस में, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे बॉडी ऑफ स्टमच में आता रहता है ताकि वो इजीली क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। अब क्या कह रहा है, इट एक्ट्स एट द रिजर्वर बिफोर डाइजेशन बिगिन। और कह रहा है कि फोर्डिस हमारा काम करता है, कुछ समय के लिए रिजर्व करता है, उसको इकट्ठा करके रखा रहता है ताकि जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो तो वो धीरे धीरे उस फूड को हमारे बॉडी ऑफ स्टमच में, यानी हमारे बॉडी ऑफ स्टमच में क्या करे, रिलीज करे।
आगे चलते हैं। द फूड इज कलेक्ट गैसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। अब क्या कह रहा है कि जो फूडिस होता है वो भी गैस को भी कलेक्ट करता है, यानी फूड को तो कलेक्ट करता ही है, उसके साथ साथ क्या कलेक्ट करता है, गैस ड्यूरिंग द डाइजेशन। दो डाइजेशन के वक्त हमारे बॉडी में गैस रिलीज होते हैं, उनको भी क्या करता है, कलेक्ट करता है। जैसे हमने क्या बताया, अगर डाइजेशन होगा तो CO2 गैस रिलीज होगी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे बॉडी में निकल रहा है तो वो रिएक्शन करेगा, जैसे कि हमने बताया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H+ आयन रिएक्ट करेंगे बायोकार्बोनेट से, और जो बनाएंगे क्या, हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। और जो हमारा जो फिर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल H2O एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारा क्या हो रहा है, गैस बन रहा है CO2। तो वो गैस को भी कलेक्ट कौन कर रहा है, फर्नेस। which is why it tend to expand after eating। और कह रहा है इसीलिए जो हमारे फोडिस होते हैं, यानी हमारे स्टमच का जो फोडिस पार्ट होता है, जब हम बहुत खाना या खाना खा लेते तो क्या हो जाता है, फैल जाता है, फूल जाता है। तो हमारा पेट जैसे लगता है कि फूल गया, खाना खाने की वजह से क्या हो गया, फूल गया। तो वो मेनली क्यों फूल जाता है, क्योंकि CO2 बन जाते हैं। CO2 को भी कलेक्ट करता है, साथ साथ किसको कलेक्ट करता है, फूड को। इसलिए जब हम लोग ज्यादा कार्बोनिक एसिड यानी कोका कोला पेप्सी पीते हैं, तब भी क्या होता है, हमारे बॉडी हमारे पेट क्या होते हैं, फूल जाते हैं, गैसेस बनते हैं। लोग कहते हैं वो गैस को काटता है, ऐसा मिथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो खुद गैस पेट में जाकर बनाता है, क्योंकि वो खुद क्या है, कार्बोनिक एसिड है। अगर कोई पेप्सी या कोका कोला का बोतल देखेगा तो इंग्रेडिएंट सेक्शन में जाएगा तो वहां पे लिखा रहता है कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक वाटर, ऐसे लिखा होता है। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वो कुछ नहीं होता है, वो CO2 होता है जो हमारे पेट में जाकर गैस फॉर्म करता है। ठीक है, अनवांटेड गैस। ठीक, जिसके कारण हमारे पेट क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। स्पेशली विथ कार्बोनेट ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है कार्बोनेट ड्रिंक, यानी कार्बोनेट जिसमें कार्बोनिक एसिड होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्बोनेट ड्रिंक, जैसे कि कोका कोला पेप्सी। और जैसे कि हम जो कार्बोनेट ड्रिंक पियेंगे तब भी किसका अमाउंट बनेगा हमारे बॉडी में, CO2 का, जिसके कारण हमारा फोडिस क्या होता है, फूल जाता है, फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, द फूड इज कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कह रहा है कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो सीक्रेट क्या करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस को सीक्रेट करने वाला ग्लैंड होता है, वो क्या सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हमारे जो स्टमक पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन का, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर ये ना हो तो डाइजेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक का रोल क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करना, पेप्सिजन को एक्टिवेट करना, विच एक्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन डाइजेशन। हमारे बॉडी में क्या होता है, पेप्सिजन, हमारे स्टमक में पेप्सिजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव होते हैं, ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है एसिडिक मीडियम, एसिड चाहिए होता है, क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम। अब देखिए जो पेप्सिजन होते हैं, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्ट में आते हैं, यानी कंटेक्ट में आते हैं, वो बनाते हैं पेप्सिन। क्या बनाते हैं, पेप्सिन। और पेप्सिन हेल्प करता है डाइजेस्ट करने का, किसका हेल्प करता है, प्रोटीन का। पेप्सिन किसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन। और जैसे कि हमारे पेप्सिजन हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए हमें चाहिए होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जैसे ही पेप्सिजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आते हैं, वो बनाते हैं पेप्सिन। पेप्सिन जो इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। और जैसे पेप्सिन बन जाता है, वो प्रोटीन से कंटेक्ट करके बनाता है स्मॉलर पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड। ये चैन होता है अमीनो एसिड का, क्या होता है, चैन। और ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, फर्दर प्रोसेस में जाने के बाद बनता है अमीनो एसिड। यानी कि पेप्सिजन जब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी पेप्सिजन जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। और पेप्सिजन को एक्टिवेट करने की हमें चाहिए होता है एसिडिक मीडियम, जो मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से। और ये हमारे कहाँ सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिजन कहाँ सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड
इंट्रिंसिक फैक्टर इट इज ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ से एक चीज और प्रोड्यूस हो रहा है फंडस से, जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। और ये हमारे बॉडी को बहुत आवश्यक होता है, ताकि हमारे बॉडी में जो विटामिन B12 है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेस्ट किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। स्मॉल तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या कर सके, विटामिन B12 के साथ यानी हमारे फूड के साथ मिल सकें, डिसॉल्व हो सके, ताकि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे बॉडी में जितने विटामिन, हमारे जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब फूड, स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ क्या होती है? अब्जॉर्बेशन होता है, जो भी मिनरल होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे बॉडी के द्वारा, इसे समझ सकते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब अब्जॉर्ब विटामिन B12 तब तक अब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो, जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन। और यह आवश्यक होता है ताकि विटामिन B12 हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व हो सके, एब्जॉर्ब बॉडी के द्वारा किया जा सके। तो हमारे फूड्स में क्या क्या रिलीज हो रहे हैं? फूड्स में क्या क्या रिलीज हो रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिजन, और होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हेल्प करता है विटामिन B12 का ऑब्जॉर्वेशन क्या है या डाइजेशन में। नेक्स्ट स्लाइड। डाइजेशन इन स्टमच एसिड। अब देखते हैं हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है। एक्टिवेट एंजाइम द पेप्सिजन। अभी हमने क्या समझा कि जो हमारे बॉडी में पेप्सिजन होता है वो इनएक्टिवेट होता है, यानी एक्टिवेट करने के लिए डीएक्टिवेट होता है। यानी पेप्सिजन को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जैसे एंजाइम पेप्सिजन एक्टिवेट हो जाता है वो बनता है पेप्सिन। क्या बनता है? पेप्सिन, विच हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड। अब देखिए ये पेप्सिजन है, जो क्या हुआ है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला ये बनाया पेप्सिन। क्या बनाया? पेप्सिन। अब पेप्सिन जैसे ही प्रोटीन से मिला वो बना स्मॉल पेप्टाइड। स्मॉल पेप्टाइड मतलब शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड के छोटे से चैन होते हैं, जो फर्दर प्रोसेस के बाद क्या बन जाते हैं? अमीनो एसिड, और हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब दूसरा रोल क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्या? डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो प्रेजेंट इन फूड, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। और कह रहा है कि अगर बाय चांस अगर ब्यूका कैविटी से कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब हमारे फूड कंटेंट के साथ साथ स्टमक तक आ जाए, तो हमारी बॉडी की एसिड यानी पीएच इतना हाई हो, इतना कह सकते हैं इतना लो होता है, यानी इतना एसिडिक होता है कि कोई भी बैक्टीरिया हमारे स्टमक में आके प्रिवेंट नहीं कर सकता, मतलब जीवित नहीं रह सकता। तो हमारा फूड में अगर कोई, हमारे फूड में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स आ गया, यानी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आ गया, उसे किल कर देता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि इसका एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत ज्यादा एसिड हो रहा है, एसिडिक होता है, इतना एसिडिक कि कोई भी माइक्रोब वहां पर जीवित नहीं रह सकता है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि फूड के साथ अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स आ चुके हैं हमारे बॉडी के अंदर फूड या वाटर के साथ, उससे हम लोग क्या कर सकें? किल कर दें, ताकि वो हमारे बॉडी में कोई हार्म ना पहुंचाए। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। हमको पता है ये एसिडिक मीडियम, हमको पता है। मेंटेन एन एसिडिक पीएच अराउंड 1.5 to 2, यानी हमारी बॉडी ये बहुत एसिडिक होता है, 1.5 और 2 एसिडिक पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है। इन स्टमच एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिवेशन एंड डाइजेशन। हमने जान चुका है कि एंजाइम एक्टिवेट कैसे कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमारे स्टमच को एसिडिक मीडियम होना पड़ता है ताकि जो एंजाइम है वो क्या हो सके? एक्टिवेट हो सके और हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट कर सके। फैसिलिटेट एब्जॉर्बेशन, हेल्प डिसॉल्व सर्टेन मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, मेकिंग देम इजियर टू एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। कह रहा है कि जो हमारे बॉडी में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें बहुत टफ या बहुत अनडिसॉल्व मटेरियल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसे ब्रेक डाउन कर देता है, उन्हें डिसॉल्व कर देता है हमारे फूड के अंदर, ताकि वो बहुत इजीली क्या हो सके? एब्जॉर्ब किए जा सकें। अगर हम ये बात करें कि हमारे मिनरल जो कैल्शियम, आयरन होते हैं उसको कौन
हेल्प करता है डाइजेस्ट होने में। अगर ये हम लोग कहें कि कैल्शियम और आयरन हमारे बॉडी में अगर HCl प्रेजेंट ना हो तो वो कभी डिसॉल्व ही नहीं होगा, यानी डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अगर कभी डाइजेस्ट ही नहीं हुआ यानी डिसॉल्व यानी ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ तो वो कभी हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हेल्प करता है ताकि कैल्शियम और आयरन क्या हो सके, स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो सके, यानी वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाए, ताकि हमारे जो बॉडी में ऑब्जर्वेशन का काम होता है, जो काम करते हैं इंटेस्टाइन, उनके द्वारा इजिली वो मिनरल को ऑब्जर्व करके सेल तक पहुंचाया जा सके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फर्स्ट काम होता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, सेकेंड किल बैक्टीरिया, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एंड फोर्थ डाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, एंड फर्दर और भी मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, दैट्स ऑल। नाउ वी गो ऑन नेक्स्ट 8 पॉइंट जो हमारा है पाइलोरस। दैट इज द लोअर सेक्शन ऑफ आवर स्टमक। पाइलोरस, यहाँ पे डाइजेशन धीरे स्लोली बॉडी में हमारे क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद हमारे फूड धीरे धीरे एंटर करते हैं पाइलोरस में। अब पढ़ते हैं पाइलोरस। The pylorus is the lower part of stomach that connect the small intestine to duodenum। कह रहा है अब इस पोर्शन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, डुओडेनम का पार्ट होता है। कह रहा है कि पाइलोरस जो हमारे स्टमक का सबसे लोअर पार्ट है वो कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से, हम लोग कहते हैं डुओडेनम। इट प्ले अ क्रूशियल रोल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड एंड मेंटेन प्रॉपर डाइजेशन। अब देखिए, अगर बॉडी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो प्लोरस उसको डुओडेनम तक नहीं भेजेगा। यानी एक टाइम भी होता है, टाइम पीरियड भी होता है कि कब तक फूड हमारा बॉडी में रहेगा और कब तक बॉडी से वो पाइलोरस होते हुए हमारे डुओडेनम में जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये इंश्योर करता है, पाइलोरस का काम है कि ये त्रिच चेक करना है कि क्या फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुके हैं, यानी ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अगर ये प्रॉपरली ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है, पाइलोरस का होता है। यानी ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी फूड बिना कंप्लीटली डाइजेस्ट हुए हो, यानी अगर कोई भी फूड बॉडी में कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो डुओडेनम में ना जाए। इस प्रिवेंट करने का काम होता है पाइलोरस का। यानी इसे चेक करना होता है कि प्रॉपरली डाइजेस्ट फूड हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट फूड हो चुका है, अगर उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया कोई बाकी नहीं है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है, हमारी बॉडी उस न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करती है, खुद की बॉडी में ऑब्जॉर्व करता है, यानी सेल तक पहुंचाती है। यानी हमारा पाइलोरस क्या करता है, चेक करता है कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुके हैं कि नहीं। अगर हो चुका है तो फिर उनको ट्रांसफर करता है डुओडेनम में। ठीक है, द पाइलोरस स्फिंक्टर कंट्रोल, यहाँ पे एक फिल्टर होता है जो फूड को अपर टू लोअर जाने देता है, लेकिन लोअर टू अपर आने से प्रिवेंट करता है। दैट रिलीज खाइम इनटू डुओडेनम। अब जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाइम कहते हैं। अगर हमारे बॉडी तक जो फूड आता है अगर वो कंप्लीटली जब स्टमक से बाहर निकलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, खाइम कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग स्लाइड में पढ़ा कि जब फूड कंप्लीटली स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाइम कहते हैं। अगर कोई भी फूड पार्टिकल स्टमक से बाहर जा रहा है यानी कंप्लीटली वो ब्रेक डाउन हो चुका है, अब केवल एब्जॉर्वेशन और थोड़ा बहुत डाइजेशन बचा है, उस फूड को हम लोग क्या कहते हैं, खाइम। अगर कोई भी फूड स्टमक से बाहर डुओडेनम में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसे हम लोग कहते हैं फूड मॉलिक्यूल हो उसे हम लोग कहते हैं खाइम। इंट्रोड्यूस इन डुओडेनम कह रहा है कि जो लोअर होते हैं हमारी बॉडी का जो हमारा स्टमक होता है उसके पाइलोरस में जो स्फिंक्टर होता है वो कंट्रोल करते हैं रिलीज ऑफ खाइम को रिलीज करना, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है इनटू डुओडेनम इन अ स्मॉल अमाउंट। अब कह रहा है कि हमारा जो स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिस स्फिंक्टर होता है, वो हमारे फूड को स्मॉल अमाउंट में डुओडेनम में सेंड करता है ताकि क्या हो सके, एब्जॉर्वेशन कंप्लीटली अच्छे तरीके से हो सके। मान लेते हैं अगर हमारा फूड हमारी बॉडी एक वक्त ही पूरे खाइम को हमारे डुओडेनम में सेंड कर दे तो क्या उसकी न्यूट्रिशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो पाएंगे, नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कंप्लीट एक लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, एक बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए ताकि हमारे फूड क्या हो सके, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो सके। तो क्या करता है, हमारे फूड को इजीली और एफिशिएंटली डाइजेस्ट होने के लिए पाइलोरस स्फिंक्टर फूड को स्लोली स्मॉल अमाउंट में
हमारे ड्यूडेनम में रिलीज करता है, ताकि क्या हो सके, एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इजीली हो सके, यानी डाइजेशन अच्छे से हो, और जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड में है उनका ऑब्जर्वेशन भी कैसा हो, अच्छे से, यानी कंप्लीट एब्जॉर्बेशन और कंप्लीट डाइजेशन हो। द फ्लोरिस्म एंट्रम, यहाँ देखिए एंट्रम churns the grained food into semi-liquid consistently sun, और कह रहा है कि हमारा जो एंट्रम होता है फ्लोरिस का, वो भी क्या करता है, हमारे फूड को और मैकेनिकली क्या करता है, सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करता है, खाने में कन्वर्ट करता है। अगर कोई फूड बाय चांस सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो तो उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करता है, मेक इजियर टू डाइजेस्ट, ताकि हमारा जो डाइजेशन हो क्या हो, बहुत आसानी से हो सके। The sphincter prevent the web flow of interstitial content into stomach, और कह रहा है कि जो भी फूड अगर एक बार ड्यूडेनम में आ गए, स्फिंक्टर का काम क्या होता है, स्फिंक्टर का पूरी जगह स्फिंक्टर का काम यही होता है कि फूड अपर टू लोअर जाए, नहीं कि लोअर टू अपर ना जा सके, यानी अपर टू लोअर फूड ट्रेवल करे, नहीं कि लोअर टू अपर फूड ट्रेवल ना कर सके। और ये देखता है कि बैक फ्लो यानी नीचे से ऊपर ना जाए, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, पेट में कोई भी फूड पार्टिकल, फूड मॉलिक्यूल ट्रेवल ना करे। मेंटेन अ वन वे डाइजेशन प्रोसेस, और इस फैक्टर का काम क्या होता है, एक वन वे डाइजेशन प्रोसेस को मेंटेन करता है, यानी केवल ऊपर से नीचे की तरफ डाइजेशन चलते आए, यानी इधर से धीरे धीरे डाइजेशन आए स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन तक जाए, यानी अपर टू लोअर डाइजेशन को रिचेक करता है, यानी लोअर टू अपर कोई फूड बैक फ्लो नहीं कर सकता स्फिंक्टर के द्वारा। Ensure only properly processed food mixed with gastric juice enter into small intestine, avoiding irritation and overloading। और स्फिंक्टर क्या करता है कि हमारी बॉडी, जो हमारा पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिडिक मीडियम है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना आ सके, और ना ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे ज़्यादा ओवरलोड हो सके। ओवरलोड कैसे होगा, जब हम बहुत ज़्यादा फूड को स्टमक से डेडुनम में सेंड करेंगे, डूडुनम में सेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन का ओवरलोड हो जाएगा। और जब ऑब्जर्वेशन का ओवरलोड होगा तो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस कंप्लीटली एफिशिएंटली बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। और यह भी इंश्योर करता है कि जो हमारे स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण जो हमारा एसिडिक मीडियम बन जाता है, वो एसिडिक मीडियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना आ सके। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आएगा तो फिर इरिटेशन और बर्न यानी जनरल जैसा फील ना हो, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जलन ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी दोनों जगह क्या होता है, स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, और हमारे ब्यूका कैविटी और इसोफेगस तक भी होता है, ताकि ये जो इसका एसिडिक मीडियम है ना इसोफेगस में जाए, ना ही डेडुनम में आए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आए। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन या ऑब्जर्वेशन इन डेडुनम। अब देखते हैं हमने क्या देखा, इसोफेगस से हमारा फूड चलते ब्यूका कैविटी, पहले स्टार्ट डाइजेशन क्या होता है, ब्यूका कैविटी हमारे माउथ में, फिर हमारे फूड स्टमक में आया, और स्टमक सब कहाँ आ गया, डेडुनम में। अब डेडुनम में क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं। द डेडुनम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहा है कि डेडुनम क्या होता है, पहला सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेडुनम। और ये तुरंत स्टमक के बाद स्टार्ट हो जाता है, और इसकी मीटर होती है, लेंथ होती है 25 to 30 मीटर के अराउंड आसपास। इट कनेक्ट स्टमक टू जेजुलम, इट कंटेंट स्टमक टू जेजुलम। और कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्टमक है, ये डेडुनम है, और ये जेजुलम। कह रहा है कि ये कनेक्ट हमारे जेजुलम को करता है किससे, स्टमक से। चलिए तब आगे देखते हैं। द पैंक्रिया इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। और कह रहा है कि यहाँ पे एक पैंक्रिया होती है जो ग्लैंडुलर होता है, एक बहुत बड़ा, हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, जो स्टमक के बगल में पाई जाती है, और इट हैज बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन फंक्शन। और कह रहा है कि पैंक्रिया जो इसका दोनों रोल होता है, एक रोल होता है एक्सोक्राइन का यानी डाइजेस्ट करने का, डाइजेशन एंजाइम रिलीज करने का, और दूसरा होता है इंडोक्राइन का यानी हार्मोन रिलीज करने का। प्ले क्रूशियल रोल इन डाइजेशन एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन। और कह रहा है कि पैंक्रिया का जो रोल होता है, देखिए हमारा फूड डेडुनम है, और डेडुनम के बाद किसका फंक्शन है, पैंक्रिया का। अब हम लोग देखेंगे कि फूड डाइजेशन में डेडुनम के बाद किसका रोल होता है,
तो वो रोल होता है पैंक्रिया का। पैंक्रिया का क्या रोल होता है? पैंक्रिया 2 रोल प्ले करती है, एक्सोक्राइन का, दूसरा होता है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में वो इंजाइम रिलीज करती है, इंडोक्राइन में हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, इंजाइम हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में, और हार्मोन्स के एक मल्टी फंक्शनल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हार्मोन होता है इंसुलिन होता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। यानी बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है तो उस शुगर को कम करने में हेल्प करता है हमारा इंसुलिन। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे देखते हैं पैंक्रिया का क्या रोल होता है फूड डाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट, एक्सोक्राइन एक्ट फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन, हम किसका एक्सोक्राइन फंक्शन देख रहे हैं? पैंक्रिया का। ठीक है, अब देखते हैं, द पैंक्रिया प्रोड्यूस अ सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। अब एक्सोक्राइन फंक्शन में पैंक्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। एक हमने देखा है गैस्ट्रिक जूस, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? पैंक्रियाटिक जूस। कंटेन डाइजेशन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल इंस्टाइन। अब हम लोग स्टमक से कहाँ आ चुके हैं? स्मॉल इंस्टाइन में। अब स्मॉल इंस्टाइन डेडुनम में एक गैस्ट्रिक जूस आता है, सॉरी एक पैंक्रियाटिक जूस आता है, जो क्या करता है? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। एक स्मॉल, किसमें? स्मॉल इंस्टाइन में। अब वो पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? पहला होता है एमाइलेज। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं। एमाइलेज का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर, जिसे हम लोग कहते हैं माल्टोस या ग्लूकोज। तो इसके अंदर होता है एमाइलेज। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत हमारे ब्यूकस कैविटी यानी हमारे माउथ में भी डाइजेस्ट होता है, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे डेडुनम में। किसकी हेल्प से? पैंक्रियाटिक जूस की हेल्प से, जो क्या रिलीज करता है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जो हमारा होता है माल्टोस या ग्लूकोज। अब दूसरा एंजाइम क्या रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस? वो होता है लाइपेज। लाइपेज के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारे फैट होते हैं, हमारे बॉडी में फैट होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है 2 पार्ट में, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। और अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है, ये होता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट प्राइमरी एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जल्दी से ब्रेक डाउन होकर हमको जल्द से जल्द क्या दे देता है? एनर्जी फॉर्म कर देता है। लेकिन जो फैट की बात करें वो एक एनर्जी स्टोर हाउस है और सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। यानी सेल को कम्युनिकेट करने में आगे आप लोग पढ़ेंगे, यानी एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं और मिनरल का एक्सचेंज करते हैं, डिसीज प्रिवेंट करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें हेल्प करता है फैट। और फैट का दूसरा काम होता है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी होते हैं उनको स्टोर करते हैं ताकि वो लाइफ में फ्यूचर में फर्दर टाइम में यूज हो सके। हमारी बॉडी ऐसे अपने आप को चलाने के लिए एनर्जी स्टोर करती है, जिसकी फॉर्म में करती है फैट के, जिसे हम लोग कहते हैं फैटी एसिड। तो फैट लाइपेज क्या करता है? फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। इनका काम क्या होता है? कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो तुरंत ब्रेक डाउन होके तुरंत बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को तुरंत क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीएस break protein into smaller peptide and amino acid that is trypsin और chromotrypsin। कह रहा है कि ये रिलीज करता है हमारा प्रोटीएस, जो क्या करता है? हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन किसमें कर देता है? अमीनो एसिड में, जो हमारे मसल बिल्डिंग में क्या होते हैं? काम आते हैं। या तो कहीं डैमेज हो जाता है उसे रिपेयर, हमारा टिश्यू कहीं डैमेज हो जाए, कहीं कट पिट जाए, उसको रिपेयर करने में क्या हेल्प करता है? प्रोटीन। तो यहाँ पे भी प्रोटीन का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, यानी इसके बाद एब्जॉर्बेशन ही केवल होगा। ये जो जेजुनम यानी जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है वो हमारे फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। ठीक, और ये जो प्रोटीसेस कह रहे हैं उसमें क्या क्या होता है? ट्राइप्सिन होता है या क्राइमोट्राइप्सिन होता है, जो हेल्प क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में। न्यूक्लियस ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे मतलब ये हमारे डाइजेशन के अलग है, ये सेल डिवीजन से आ चुका है। ठीक है, तो
इसके बारे में कुछ समझ तो नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है यानी डीएनए या आरएनए होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है न्यूक्लियोटाइड में। जिसे that is not a topic of digestion, that's why I prefer to ignore it. Now come to the 5 point बायोकार्बोनेट। अब यहाँ पे भी बायोकार्बोनेट का रोल क्या होता है देख लेते हैं। यानी पैंक्रियाटिक जूस भी क्या रिलीज करता है, बायोकार्बोनेट। न्यूट्रलाइज एसिडिक chyme acidic chyme from stomach providing the optimum presence for enzyme activity। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा खाइम होता है वो स्टमक से आया होता है, पेट से आया होता है, तो ऐसा नियर अबाउट वो एसिडिक मीडियम में ही होता है, क्योंकि वहां पे जो भी एंजाइम थे उनको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता थी। जैसे पेप्सिन कब रिलीज होगा, जब क्या हो, मीडियम एसिडिक हो। लेकिन ट्राइप्सिन कब रिलीज होगा, जब मीडियम क्या हो, न्यूट्रल हो, ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। तो उस एसिडिक मीडियम को और ज्यादा न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है बायोकार्बोनेट। और बायोकार्बोनेट कैसे वर्क करता है हमने देख चुके हैं। तो यानी जितना कम ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा उतना ज्यादा हम लोग जितना ज्यादा मान लेते हैं हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही खाइम रिलीज हो जाता है हमारे डेडुनम में एसिडिक मीडियम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी हमारे खाइम में एज कंपेयर टू स्टमक एसिडिक मीडियम कम होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाइम में कम होता है अगर हम बात करें स्टमक की तुलना में। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम कम होता है और यहाँ पे फिर क्या रिलीज करता है, बायोकार्बोनेट। और बायोकार्बोनेट फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल में, जिसके कारण हमारे जो डेडुनम के रीजन होते हैं पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज होने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी ना ज्यादा एसिडिक होते हैं ना ज्यादा बेसिक होते हैं, ताकि जो हमारे ट्राइप्सिन है, न्यूक्लियोटिक है, एमाइलेस है, लाइपेस है, वो सब क्या हो सके, एक्टिवेट हो सके। यानी वो यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण जो एसिडिक मीडियम बन रहा है उसमें एक्टिवेट नहीं हो सकते, उसमें आकर फूड को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यानी पैंक्रियाटिक जूस को जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट करने में, यानी उनको अपने काम तभी करेंगे जब वो मीडियम क्या हो, न्यूट्रलाइज हो। एसिडिक मीडियम में वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं इंडोक्राइन। यानी हमने देखा अभी डाइजेशन के रोल के आधारित, अब हम देखते हैं कैसे हार्मोन्स रिलीज करके कैसे ये डाइजेशन में तो कोई ज़्यादा हेल्प करते नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में कुछ बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो जल्दी देख लेंगे क्योंकि ये डाइजेशन का पार्ट नहीं है। इंडोक्राइन फंक्शन, यानी पैंक्रिया का इंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, स्पेशलाइज सेल इन पैंक्रिया कॉल्ड द लाइलेट ऑफ लार्ज हैंस। ये एक सेल का नाम है, हमारे बॉडी में आने पैंक्रिया सेल में प्रेजेंट होता है। लाइलेट ऑफ लार्ज हैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी हमारे जो ब्लड यानी हमारे खून के जो स्टीम प्रभाव होते हैं, बहाव होते हैं, उनके अंदर डायरेक्ट एक सेल के हेल्प से हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला हार्मोन्स होता है हमारा इंसुलिन, जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम ज्यादा मीठा खाने से हमारी बॉडी में क्या बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो ग्लूकोज लेवल जब ज्यादा हो जाता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है इंसुलिन, एंड ये हमें शुगर होने से बचाता है। शुगर होने पर हम किसकी इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल फूड न्यूट्रिशंस, यानी अगर हम शुगर कंट्रोल में खाएं तो हमें कभी शुगर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बॉडी में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन हेल्प करता है लोअर ब्लड शुगर लेवल, यानी खून में शुगर के अमाउंट को कम रखता है। ग्लाइकोजन राइजेस ब्लड शुगर बाय ट्रिगरिंग ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लिवर। अब ग्लाइकोजन का क्या काम होता है कि जो हमारे लिवर के द्वारा शुगर को रिलीज किया जाता है, ये क्या करता है कि जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर हो जाते हैं तो ग्लाइकोजन के हेल्प से हम अपने ब्लड के शुगर को लिवर के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। उसमें हमारा हेल्प करता है ग्लाइकोजन, जो एक हार्मोन होता है सोमैटोस्टेन, इसको हम लोग ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। सोमैटोस्टेन के हेल्प के बिना हम लोग इंसुलिन नहीं बना सकते। हमारा पैंक्रियाटिक जूस, जो हमारा पैंक्रियाटिक
सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं आइलेट ऑफ लार्ज हैंड, वह कभी इंसुलिन और ग्लाइकोजन को रिलीज नहीं करेगा। यानी जब तक हमारे बॉडी में इसका रेगुलेशन स्टार्ट नहीं होगा तब तक इसका इन दोनों का सिक्रेशन होगा नहीं। यानी जब तक सोमाटोस्टेन नहीं आएगा और वो हमें सिग्नल नहीं देगा हमारे पैंक्रियाटिक सेल को जो है लाइट ऑफ लार्ज हैंड्स, जब तक उनको सिग्नल नहीं देगा तब तक वो बॉडी में इंसुलिन और ग्लाइकोजन को रिलीज नहीं करेंगे। तो ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल होते हैं लीवर के द्वारा उन्हें बाहर निकाल देता है। लीवर के द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जाकर ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ये होते हैं उसको हार्मोनल फंक्शन। यानी पैंक्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना किसी भी रूप से। आगे चलते हम लोग हमारा फूड स्टमक डेडुनम से होकर पैंक्रियाटिक जूस लेकर आ चुका है जेजुनम। डूडुनम से होकर कहाँ आ चुका है, जेजिनम में। अब जेजिनम में क्या हो रहा है देखते हैं। द जेजिनम इज द मिडल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी मिडल, यानी जेजुनम क्या होता है, बीच में होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होता है, बीचों बीच में होता है। लोकेट बिटवीन डेजुनम और इलियम अप्रोक्सीमेटली। अब क्या होता है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लोकेट होता है डेडुनम और इलियम के बीच में, और उसकी अप्रोक्स 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, फॉर्मिंग द मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, तो ये जो यहाँ से बात हो रही थी, ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कब यहाँ से वर्क होता है, जेजुनम से वर्क होता है एब्जॉर्बेशन का। मेनली किसका वर्क होता है, मेनली होता है कि एब्जॉर्ब किया जाए। यानी जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स अभी तक मिल चुके हैं डाइजेस्ट होने के बाद, जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में आ चुके हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं, अब उनको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ही क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। स्टमक तक डाइजेशन होते हैं या डेडुनम तक कंप्लीट डाइजेशन हमारे फूड का हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब मोनोसेचुराइड लाइक ग्लूकोज। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑब्जॉर्बेशन होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होकर ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज बना लेता है, फ्रुक्टोज बना लेता है, फिर उसका क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। यानी यहाँ पर हमारा जो सिंपल शुगर होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब किया जाता है ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज और माल्टोज के फॉर्म में हो सकता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किस फॉर्म में, एनर्जी के लिए, एनर्जी के फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी। प्रोटीन एब्जॉर्ब अमीनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड। और यहाँ पर अमीनो एसिड को भी ऑब्जॉर्ब, अगर हमारे बॉडी हमारा फूड जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होकर क्या बन जाता है, अमीनो एसिड या स्मॉल पेप्टाइड। और स्मॉल पेप्टाइड फिर फर्दर डिवीजन होकर अमीनो एसिड बनाता है। और इन सभी को भी हम लोग क्या कर सके, एब्जॉर्ब, हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। और इनके हेल्प से, प्रोटीन की हेल्प से हमारी मसल बिल्डिंग हो सके, या कहीं पे कोई डैमेज हो गया है उसको हम लोग क्या कर सके, रिपेयर कर सके। फैट एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। और फैटी एसिड जो ब्रेक डाउन हुआ होता है, फैट जो ब्रेक डाउन हुआ होता है फैटी एसिड में और ग्लाइसरोल में, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं ताकि हमारा सेल टू सेल कम्युनिकेशन यानी सेल एनवायरनमेंट एक्सचेंज हो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। लिपिड जैसे फैटी एसिड क्या होता है, काइंड ऑफ लिपिड ही होता है जो क्या करता है, इन्वायरमेंट करता है, सेपरेट इन्वायरमेंट रखता है सेल के लिए, ताकि कोई एक सेल इन्फेक्ट हो जाए तो दूसरा सेल उससे इन्फेक्ट ना हो। और ये स्टोर होता है एनर्जी हाउस यानी स्टोर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करता है। यानी फैटी एसिड या ग्लाइसरोल क्या करते हैं, कम्युनिकेशन और एनर्जी स्टोर में हेल्प करते हैं और इनको भी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब देखते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बेशन, यानी जो हमारा जेजुनम है उसमें एब्जॉर्बेशन किसके हेल्प से हो रहा है, कौन है जिसके कारण क्या हो रहा है, एब्जॉर्बेशन हो रहा है। तो बिली, देखिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं बिली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे इस फिगर में देखिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा होल हो जहाँ फूड ट्रेवल करेगा यानी फूड आएगा। और यहाँ पे देखिए आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे एक फिंगर की तरह स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। और इनका ही काम क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना और हमारा जो ब्लड
जो हमारे ब्लड कैपिलरी होते हैं या लैक्टियल होते हैं, उनमें क्या करना, उस न्यूट्रिशन को पहुंचाना, ताकि कैपिलरीज के हेल्प से वो हमारे पूरे बॉडी तक ट्रेवल, वो न्यूट्रिएंट्स जाए, हमारे पूरे बॉडी तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए। तो वेल एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बनाता है। यानी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो चारों तरफ हमारे फूड को इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है, जो किसकी हेल्प से किया, एब्जॉर्ब किया जाता है, किसकी हेल्प से, विली हेल्प से। और विली होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इस सरफेस एरिया अपना और ये इंक्रीज कर देता है। जैसे ये बहुत फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि बहुत जितना ज़्यादा हो सके उतना एब्जॉर्बेशन हो सके, किसका, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्बेशन हो सके। और जैसे कि न्यूट्रिएंट्स लाइक सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो फिंगर की तरह होता है, और वो बहुत हमारे पूरे स्टमच में ही हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है एब्जॉर्बेशन करना न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि सिंपल शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एंड ग्लाइसरॉल का एब्जॉर्बेशन करना। अब देखते हैं हमारे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली होते हैं उसमें कैपिलरीज का क्या रोल होता है। कैपिलरीज इनसाइड द विली एब्जॉर्ब अमीनो एसिड, सिंपल शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, विटामिन। अब देखिए अब कैपिलरीज का क्या होता है, हमारे बिली के अंदर, हमारे जो बिली स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा बिली है, इसके अंदर ही हमारा क्या होता है, कैपिलरीज होता है, अब इसका क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है ये अमीनो एसिड को, यानी कैपिलरीज एब्जॉर्ब करता है अमीनो एसिड को, सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज या माल्टोस में, अब उसी सिंपल शुगर को भी एब्जॉर्ब करता है, यानी अमीनो एसिड के साथ साथ किसको ऑब्जर्व करता है, सिंपल शुगर को। और वाटर सॉल्यूशन, अगर कोई भी कहाँ चला गया, हाँ, वाटर सॉल्यूशन यानी कोई भी वाटर सॉल्युबल पार्टिकल या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, उसको भी कौन ऑब्जॉर्व कर लेता है, हमारा कैपिलरीज। जैसे कि कौन से विटामिन, अगर कोई भी विटामिन कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, या कोई सिंपल शुगर है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन होने के बाद बना है, उससे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब प्रोटीन ब्रेक डाउन होने के बाद जो अमीनो एसिड बनाती है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा कैपिलरीज, और उसे फिर कहाँ पहुंचा देता है, ब्लड स्ट्रीम। यानी कैपिलरीज में क्या होते हैं, खून के बहाव होते हैं, यानी ब्लड ट्रेवल करता है वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। अब उसमें क्या होते हैं, हम अपने सारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को कर लेते हैं, जिसके हेल्प से वो हमारे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी बॉडी के पूरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट टू द लीवर एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी, और उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लीवर में, और लीवर से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो फिर कहाँ चले जाते हैं, हमारे बॉडी के बाहर, यानी लीवर से वेस्ट मटेरियल छट के हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं, और फिर हमारा ब्लड हार्ट तक जाता है, और हार्ट फिर पंप करता है और उस न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है। लैम्फ वेसल, लैक्टियस को हम लोग लैम्फ वेसल यानी व्हाइट ब्लड सेल, यानी व्हाइट ब्लड सेल जिसमें ट्रेवल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टियस। लिम्फ vessel absorb fat and fat soluble vitamin into lymphatic system which laterally release them into the blood stream। अब देखिए जो हमारी बॉडी में फैट होते हैं, फैट जैसे फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल, और उन फैट में एब्जॉर्ब मिल, देखिए या तो मिनरल वाटर में एब्जॉर्ब हो चुके होंगे, या तो मिनरल फैट में एब्जॉर्ब हुए, यानी कोई भी विटामिन होगा या तो वो वाटर में एब्जॉर्ब हो गया होगा, डिसॉल्व हो गया होगा, या तो वो फैट में डिसॉल्व हो गया। तो जो वाटर में डिसॉल्व हुआ था उसे कैपिलरी से एब्जॉर्ब कर लेगा, जो फैट में डिसॉल्व हुआ था, जो लिपिड में डिसॉल्व हुआ था, उससे हमारा लिम्फ वेसल जैसे कि लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करेगा। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल ट्रेवल करते हैं उस नस से होते हुए फिर ये कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, यानी हमारे फैट और फैट्स में सोल्यूबल मॉलिक्यूल या विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम किससे होता है, लैक्टियल्स का काम होता है। और बाकी जो बच्चे होते हैं अमीनो एसिड, सिंपल शुगर या वाटर सोल्यूबल विटामिन, उनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है कैपिलरीज का। ये जो ऊपर हम लोग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, ताकि जितना ज्यादा एब्जॉर्बेशन एक विली से हो सके। जैसे कि मान लेते हैं
अब देखिए ये फिंगर है, ध्यान से देखिए, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये इन इन यहाँ यहाँ भी डाइजेशन हो रहा है, यहाँ भी, यानी पूरे एरिया में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, यानी इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। लेकिन अगर हम ये गोल रखें और इसमें ही केवल डाइजेशन हो, केवल ऊपर हिस्से में डाइजेशन हो, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी फिंगर होने से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पूरे एरिया में क्या हो सकता है, डाइजेशन। अगर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता तो केवल इतना स्ट्रक्चर होता और इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता। ठीक, आगे चलते हैं। लियम, द लियम इज द फाइनल एंड लॉन्ग सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहा है कि जो इलियम्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे फाइनल और लॉन्ग सेगमेंट ऑफ होते हैं, यानी सबसे लास्ट में और सबसे बड़े हिस्से होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। लोकेट आफ्टर जेजुलम एंड बिफोर द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारे जेजुलम के बाद और लार्ज इंटेस्टाइन के पहले प्रेजेंट होते हैं, और इनकी टोटल लंबाई होती है 3 to 4 मीटर, मेकिंग इट इज अ लार्जेस्ट पोर्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारा इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पोर्शन होता है। ठीक, कंटेन वेनली एंड माइक्रोवेली टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन, बट दे आर फ्यूअर टू स्मॉल कंपेयर टू जेजुनम। अब कह रहा है कि हमारे इलियम में भी क्या होते हैं, वेली और माइक्रोवेली, यानी विलिल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर छोटे या बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि इनका ये भी हेल्प करते हैं हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करने में, ताकि ज्यादा ज्यादा क्या हो सके, ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड हो सके। बट ये छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू जेजुनम, यानी ये उतने ज्यादा एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं कर सकते, ये छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्बेशन हो रहा है। आगे देखते हैं क्या काम दिया है। ये पॉइंट आप लोग आगे ही समझ चुके हैं, बार बार एक ही पॉइंट को समझाना वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। हाउसेस ऑफ पियर पैच, अब ये होता है हमारा ग्लोब्यूल, जैसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम उसमें आता है। तो कह रहा है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम के पार्ट होते हैं वहाँ पे एक हाउस ऑफ पियर पैच, एक सेल होते हैं जो वाइट ब्लड सेल यानी वाइट ब्लड टिश्यू से बने होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को किसी भी पाइथोजन यानी किसी भी बीमारी से बचाने के लिए। यानी इसका कोई डाइजेशन में रोल नहीं होता, ये रोल होता है इम्यून सिस्टम में, हमारी बॉडी को केवल कैसे एक रोग से बचाया जाए, किसी भी बीमारी से बचाया जाए, उसमें ये हेल्प करता है। हाउस ऑफ पियर पैचेस हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में अब क्या हो रहा है देखते हैं। एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन B12 एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस एंड नर्व सिस्टम हेल्प प्रोडक्शन एंड नर्व सिस्टम हेल्प बाल सेल्ट reabsorb and recycle back to the liver for bile production। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो विटामिन B12 होते हैं हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए होते हैं, और ये एसेंशियल होते हैं ताकि हमारे बॉडी में क्या बन सके, रेड ब्लड सेल बन सके, यानी रेड ब्लड सेल का प्रोटेक्शन हो, जो किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 के। ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं इलियम के पार्ट, और इसके एब्जॉर्ब करने में सबसे जो हेल्प करता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, और नर्व एंड प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड नर्व सिस्टम हेल्प। और विटामिन B12 ये भी चेक करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ कैसा है, यानी हमारा जो ब्रेन है, सेंसरी ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी तक सेंस पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है, वो भी ठीक से काम करे, इसको हेल्थी रखने में हेल्प करता है विटामिन B12। इसी लोग कहते हैं दही खाने से क्या बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। और यहाँ पे ऑब्जॉर्ब होता है बाइल साल्ट। अब बाइल साल्ट क्या होता है, री एब्जॉर्ब टू रिसाइकल बैक टू द लिवर फॉर बाइल प्रोडक्शन। और बाइल साल्ट क्या होता है, फिर हमारे बॉडी के द्वारा री एब्जॉर्ब होकर फिर इसे दोबारा भेज दिया जाता है लीवर के पास, ताकि बाइल प्रोडक्शन फिर से बन सके। और बाइल क्या करता है, हमारे बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी जो बाइल साल्ट फूड में यानी डाइजेशन करने के बाद जो बाइल साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर रिसाइकल होने के लिए कहा जाए लीवर में, और ये फिर बाइल प्रोडक्शन करे। यानी हमारा बाइल जूस कहाँ से आता है, लिवर से आता है। यानी जो बाइल साल्ट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब बाइल यानी फूड एब्जॉर्ब होने के बाद जो बाइल बच जाता है और बाइल क्या बन जाता है, बाइल साल्ट, वो फिर हमारे लीवर तक जाए और दोबारा क्या बनाए, बाइल प्रोडक्शन, यानी रिसाइकल ऑफ बाइल इलियम में स्टार्ट होता है।
ट्रांसिशन टू द लार्ज इंस्टाइन। अब इतना कुछ होने के बाद जो फूड कहाँ हो जाता है, लार्ज इंस्टाइन में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू द लार्ज इंस्टाइन थ्रू इल्यूकल वेल्स प्रिवेंटिंग बैकफ्लो। अब देखिए क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उससे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लार्ज इंस्टाइन में। लार्ज इंस्टाइन इज द फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लार्ज इंस्टाइन इज द फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और कह रहा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट स्टेज होता है, लास्ट प्रोसेस होता है, जहाँ लास्ट अंतिम प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं लार्ज इंस्टाइन। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड सर्टेन विटामिन एज वेल एज फॉर्मिंग ऑफ इम्यूनिटिंग वेस्ट। और कह रहा है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्वेशन हो जाता है, और जो बचे कुछ छोटे मोटे सर्टेन विटामिन होते हैं उनका भी ऑब्जर्वेशन होता है। और उसके बाद हम लोग एलिमिनेटिंग वेस्ट, यानी एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे शरीर से हम लोग बाहर करते हैं। द प्राइमरी रोल ऑफ लार्ज इंस्टाइन इज टू ऑब्जर्व वाटर, सोडियम, पोटेशियम एंड इलेक्ट्रोलाइट। और हमारे बॉडी का जो मेन, हमारे लार्ज इंस्टाइन का जो मेन रोल होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, वो एब्जॉर्बेशन का होता है। खुद हद तक वो बचे हुए पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोडियम को और पोटेशियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बची हुई इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। और जो हमारा फूड बच गया है, अनडाइजेस्टेड है, जो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उस फूड से वाटर, सोडियम और पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और टर्निंग इनटू अ मोर सॉलिड फॉर्म, और इन्हें और भी सॉलिड फॉर्म में बना देता है। यानी अगर किसी प्रोडक्ट से पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, अब जब उसमें वाटर ही नहीं रहेगा तो किस फॉर्म में बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं फेसेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट लाइक एग्जांपल फाइबर दैट आर नॉट डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर फर्मेंट बाय गट बैक्टीरिया इन कोलोन। अब कह रहा है कि हमारी बॉडी में देखिए, हमारे जब हम फूड खाते हैं उसमें एक फाइबर आता है जो डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड रहने के बाद वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे कैनोल के एरिए में आने के बाद, असेंडिंग कोलोन के एरिया में आने के बाद फर्मेंट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। गट, हमारे जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के गट में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा यह फर्मेंट, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, प्रोड्यूसिंग गैसेज एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड बेनिफिट फॉर कैनोन। और कह रहे हैं कुछ गैस बनाते हैं। अब फाइबर खाने के बाद क्या बनते हैं, गैस बनते हैं, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड के बनते हैं, छोटे छोटे फैटी एसिड के चैन बनते हैं, यानी फैटी एसिड के छोटे छोटे क्या बनते हैं, चैन बनते हैं, जो हेल्प करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के हेल्थ को मेंटेन करने में। यानी वेस्ट प्रोडक्ट पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, तो इससे कोई लार्ज इंटेस्टाइन को नुकसान ना हो, जिसमें हेल्प क्या करते हैं, फाइबर। जो फाइबर गट बैक्टीरिया के द्वारा, हमारे जो कोलोन में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा इनको फर्मेंट किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है गैसेस और स्मॉल चेन फैटी एसिड के, जो हेल्प करते हैं इनके हेल्थ मेंटेन में, यानी हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। अब कंप्लीटली प्रोसेस होने के बाद, इतना सब हमारे जो भी वाटर, सोडियम और पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट के डाइजेशन होने के बाद, हमारे बचा हुआ जो सॉलिड फिशेस है वो पहुंचता है रेक्टम में, और रेक्टम में वो कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, जब तक कि एनएस से वो बाहर ना आ, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जब तक एनएस से बाहर ना आ जाओ, कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है। तो रेक्टम का मेन फंक्शन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कुछ समय के लिए क्या कर सके, स्टोर कर सके। फेशियल मैटर स्टोर इन द रेक्टम बिफोर द एक्सप्लीट थ्रू द एनस। और कह रहा है कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है फेशियल्स, वो रेक्टम में कुछ समय के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। ये हमारा रेक्टम है, इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए स्टोर होता है, और फिर वो एनएस के हेल्प से बाहर आ जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन प्ले अ की रोल इन अ फाइनल एलिमिनेशन एंड अनडाइजेस्टेड फूड, डेड सेल एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फिशेस। और कह रहा है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का
लास्ट रोल होता है वो होता है एलिमिनेट, यानी बाहर निकालने का अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, डेड सेल, जो हमारे बॉडी में सेल डेड हो चुके हैं उनको भी बाहर निकालने में, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन कंटिन्यूस होते रहते हैं, सेल कंटिन्यूस डेड होते रहते हैं। और कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जिसके बॉडी में कोई यूज नहीं है, इन सबको मिलाकर एक फॉर्म बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं फिशेस, और फिर उसको क्या करता है, एनस के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो दैट इज द कंप्लीट part 1 and part 2, and in this complete 2 video we gonna know about how the food digests in a human being and how they emanate throughout our body and how they got absorbed, and with the absorption we got energy and muscles gain all the things. So I want to say that thank you for watching the video. देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई ज़्यादा, देखिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस ये कहूँगा थैंक यू, आप लोगों ने देखा, आपको ज्ञान मिला, और लव यू ऑल, ट्यूनिंग कंटिन्यूस विथ माय चैनल, एंड देखते रहिए। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द ओनली वर्ल्ड वेपन दैट हेल्प टू विन द battle with the many crowds, many people, and that is also help yourself to become you. That's enough. Love you all. Good night.